हाय दोस्तों, हम लोग डीसी मशीन के बारे में अभी तक काफी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। स्पेशली हम लोगों ने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में क्या कवर किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है, जनरेटर और मोटर दोनों की। और हमने ये देखा जनरेटर में हमारा मेजर फोकस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज पे रहता है सच एज वोल्टेज एंड करंट। सिमिलरली मोटर में हमारा मेजर फोकस मैकेनिकल क्वांटिटीज पे रहता है सच एज टॉर्क एंड स्पीड। अब आगे का जो हमारा डिस्कशन रहेगा अगले कुछ वीडियोस के अंदर वो मेनली मोटर सेंट्रिक रहेगा। क्या होता है, देखो जब कभी भी किसी भी मोटर की बात आती है, वेदर इट इज डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, किसी भी मोटर की बात आती है उसके लिए तीन एस्पेक्ट बहुत क्रूशियल होते हैं। क्या तीन एस्पेक्ट? स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग। मोटर को स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्ट हो गई तो उसकी स्पीड को कैसे वेरी करोगे, और स्पीड को भी वेरी कर लिया तो फिर उस मोटर को रोकोगे कैसे। तो ये तीन एस्पेक्ट समझना बहुत ही जरूरी है किसी भी मोटर के लिए। अब आज का जो हमारा लेक्चर है, जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, हम यहां अपना फोकस पूरा का पूरा रखेंगे इन केस ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर। अब बात यह आती है भाई माइंड के अंदर कि चलो स्टार्टिंग की तो हम बात कर रहे हैं, अब ये स्टार्टिंग में हमारे लिए मेजर चैलेंज क्या होता है। देखो किसी भी मोटर की जब स्टार्टिंग की बात की जाती है तो हम ये चाहते हैं मोटर जब स्टार्ट हो तो जो उसमें टॉर्क बने वो हाई रहे। टॉर्क हाई क्यों रहना चाहिए? मान लो कोई हैवी लोड है, जैसे मान लो आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। वेट लिफ्टिंग करने में आपने ध्यान दिया होगा कि कभी भी जो भी आपका डंबल होता है उसको जमीन से उठाने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और एक बार उठ जाता है तब एक्सरसाइज आसान होती है। यानी कि स्टार्टिंग में किसी भी लोड को अगर उठाना है, मूव करना है, तो स्टार्टिंग के अंदर हमें ज्यादा फोर्स या ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है। अब ज्यादा फोर्स या ज्यादा टॉर्क लगाने का मतलब है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द फोर्स और द टॉर्क शुड बी हाई। बट हमने ये देखा कि टॉर्क ज्यादातर करंट के प्रोपोर्शनल है। बट अगर करंट ज्यादा हो गया तो नुकसान क्या है? स्पार्किंग आ सकती है। नुकसान यह है कि वाइंडिंग हीटअप हो सकती है, वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। तो हाई करंट डिजायरेबल नहीं है। तो डिजायरेबल है हाई स्टार्टिंग टॉर्क बट नॉट हाई स्टार्टिंग करंट। बात यहां तक क्लियर हुई? तो इसी वजह से हम लोग मशीन के स्टार्टर्स या मोटर के स्टार्टर्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से मोटर को स्टार्ट करोगे कि करंट को भी कम कर लो और साथ ही साथ टॉर्क को भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रखा जा सके। ठीक है, तो इसमें लिखना द चैलेंज ऑफ डिजाइनिंग अ स्टार्टर फॉर एनी मोटर इज टू मिनिमाइज द स्टार्टिंग करंट for safe operation of the motor and to maximize the starting torque for lifting heavy loads। ठीक है, अब अगर इन पर्टिकुलर आगे हमारा जो डिस्कशन डीसी मोटर पे रखें तो देखो जब मोटर को स्टार्ट किया जाएगा तो स्टार्टिंग में मुझे ये बताओ जरा उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड 0 होगी। भाई मोटर के अंदर इनर्शिया होता है ना, किसी भी मैकेनिकल पार्ट में इनर्शिया होता है तो उसकी स्पीड अचानक से नहीं बदल सकते। इसी वजह से स्टार्टिंग में स्पीड क्या लोगे? 0। अब ईएमएफ तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ईएमएफ कैसे लिखा जाता है? Km phi ओमेगा एम। अगर ओमेगा एम 0 है तो ईएमएफ भी 0 हो गया। ईएमएफ अगर 0 हो गया तो जो आर्मेचर करंट है वो कितना होगा? ये होगा VT माइनस EA ओवर RA, यानी VT बाय RA। लेकिन ये केस बनेगा शंट के लिए। अगर सीरीज होती तो क्या होता? VT माइनस EA बाय RA प्लस R सीरीज, और EA तो 0 है तो VT बाय RA प्लस R सीरीज। ऐसा करंट बनता सीरीज और कंपाउंड में भी, क्योंकि कंपाउंड में भी सीरीज वाइंडिंग होती है ना। तो ये दोनों ही केसेस में जो करंट आने वाला है, करंट बहुत ज्यादा हाई आने वाला है, और ये हाई करंट वाइंडिंग के लिए डेंजरस हो सकता है, मशीन के लिए डेंजरस हो सकता है। तो हम क्या चाहते हैं कि इस करंट को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक पॉइंट लिखना, द हैवी इनरश ऑफ स्टार्टिंग करंट
कैन हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। पहला, स्पार्किंग एट कम्यूटेटर। अब ये स्पार्किंग क्यों आई? क्योंकि अगर बहुत हाई करंट है और ब्रशेस जब कॉइल को शॉर्ट सर्किट करेंगे, अगर इस हाई करंट को तुम रिवर्स करने की कोशिश करोगे तो एल डी आई बाई डी टी वाला ईएमएफ बनेगा और वो कराएगा स्पार्किंग। देखो, टाइम ऑफ कम्यूटेशन तो सेम रहेगा, ब्रश विड्थ अपॉन कम्यूटेटर स्पीड, लेकिन जो करंट तुम रिवर्स करोगे आई से माइनस आई, अगर वो करंट बहुत हाई हुआ तो एक बहुत ही हाई वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी इंड्यूस हो जाती है, विच कैन लीड टू स्पार्किंग। अगला लिखो, हीटिंग ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग एंड डिटीरियोरेशन ऑफ इंसुलेशन। हीटिंग ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग एंड डिटीरियोरेशन ऑफ इंसुलेशन। अगेन बात वही है, कॉइल में अगर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हुई तो क्या होगा? कॉइल की हाई वोल्टेज जो बीच में लगी कम्यूटेटर के माइका है उसको डैमेज कर सकती है। अगला लिखो, हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड एक्सेलरेशन कैन डैमेज शाफ्ट ऑफ द मशीन। अगर बहुत ही ज्यादा एकदम से टॉर्क प्रोड्यूस करोगे तो जो मशीन का शाफ्ट है वो भी खराब हो सकता है। अगला, लार्ज डिप इन सप्लाई वोल्टेज। लार्ज डिप इन सप्लाई वोल्टेज। देखो, कभी अगर घर के अंदर ऑब्जर्व किया हो, ऐसा थोड़ा सा ध्यान देना बस, कि जब एसी की एमसीबी ऑन करोगे ना तो एकदम से जो तुम्हारी ट्यूबलाइट होती है, जो बल्ब होता है ना, वो डिम हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? जब एकदम से हम हैवी लोड ड्रॉ करते हैं तो वायर जो हमें करंट सप्लाई कर रही है उस वायर में करंट इंक्रीज होगा। उस वायर में करंट इंक्रीज होने से क्या होगा? जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी इंक्रीज होगा, और वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होने से क्या होता है कि डिवाइस में जो वोल्टेज पहुंच रही है वो कम हो जाती है। इसी को मैंने बोला लार्ज डिप इन सप्लाई वोल्टेज, कि अगर भाई तुम एकदम से हैवी करंट ड्रॉ करते हो तो जो वोल्टेज डिवाइसेस तक पहुंचेगी दैट विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड। बात मेरी क्लियर हुई? ठीक है, तो ये क्लियर है, हाई करंट हमें मिनिमाइज करना है और बहुत ज्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी नहीं चाहिए, हाई चाहिए बट इतना जो कि शाफ्ट हमारा झेल पाए, और दूसरी बात जिस पे लोड हमारा एक्सेलरेट हो पाए। तो यही चीज मैंने बोली कि करंट को मिनिमाइज करना है बट टॉर्क को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का मतलब यह है कि टॉर्क इतना छोटा ना हो जाए कि मोटर लोड को उठा ही ना पाए, तब तो बेकार है। ठीक है, अब क्या करना है? जब स्टार्टर डिजाइन कर रहे हो तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना है। अब सोचा जाए तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने का सिंपलेस्ट मेथड क्या हो सकता है कि आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगा दो। भाई, जो आरए रेजिस्टेंस लिख रहे हो अगर इसी को बढ़ा दो तो हमारा आर्मेचर करंट रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में एक नुकसान क्या है? अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया गया तो लॉसेस बढ़ेंगे, अगर लॉसेस बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो वो रेजिस्टेंस डिजायरेबल है, करंट घटाना है, लेकिन रनिंग कंडीशन में वही रेजिस्टेंस अनडिजायरेबल हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो रेजिस्टेंस लगाओ, लेकिन जब मोटर चलने लगे तब उस रेजिस्टेंस को हटा दो, वरना वो एफिशिएंसी रिड्यूस करेगा। और यही एक जनरल प्रिंसिपल होता है डीसी मोटर का स्टार्टर डिजाइन करने का। तो इसमें लिखना, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट वी नीड टू इंसर्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, but if additional resistance is present under running condition then it increases ohmic losses and thereby reduces the efficiency. So under running condition we need to remove external resistance. अब देखो, जब मोटर चलने लगती है तो करंट V बाय आर नहीं रह जाता, फिर करंट हो जाता है VT माइनस EA बाय RA। तो हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती है, एज मोटर एक्सेलरेट्स ओमेगा बढ़ता है तो EMF भी बढ़ता है, EMF बढ़ता है तो IA घटता है।
तो जब मोटर एक्सेलरेट करने लगेगी तो Ia कम होने लग जाता है और तब तुम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हटा सकते हो। अगला पॉइंट यही लिखो, एज द मोटर एक्सेलरेट्स द बैक EMF starts to increase and armature current decreases. In that case, we can remove the external resistance connected in armature. ठीक है, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़े उसको हटाते जा सकते हो। ये मेरी बात क्लियर हुई? तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का नुकसान क्या होता है? वो एफिशिएंसी कम कर देता है। एक और नुकसान भी होता है, स्पीड कंट्रोल जब पढ़ोगे तब देखोगे कि जब रेजिस्टेंस हाई होता है तो स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर तुम रेजिस्टेंस लगा के रखोगे तो मोटर कम स्पीड पे घूमेगी एज कंपेयर टू इट्स नॉर्मल स्पीड। यानी जैसे गाड़ी में मान लो मोटर के अंदर रेजिस्टेंस लगा रह गया तो क्या होगा? गाड़ी की जो स्पीड होगी वो घट जाएगी। तो इसी वजह से हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रिमूव करना बहुत ही जरूरी है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और स्पीड को नॉर्मल वैल्यू पे लाने के लिए। ठीक है, अब अगला एक पॉइंट लिखो, व्हेन स्टार्टिंग शंट एंड कंपाउंड मोटर, व्हेन स्टार्टिंग शंट एंड कंपाउंड मोटर, द फील्ड एक्साइटेशन should be kept maximum. The field excitation should be kept maximum because for maximum field current and for a particular value of torque, armature current is minimized. Armature current is minimized. कहने का मतलब देखो ये है कि टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है phi इंटू Ia के, या ये कह दो IF इंटू Ia की प्रोपोर्शनैलिटी लगा दो, IF इंटू Ia। मैं ये बोल रहा हूं कि IF को हाई रखो तो फॉर अ पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ t के लिए Ia इज मिनिमम। आर्मेचर करंट मिनिमम रहता है एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टॉर्क के लिए अगर IF को हाई रखा जाए। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि IF को हाई रखो ताकि कम करंट मोटर ड्रॉ करे। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि भाई हाई टॉर्क से, सॉरी हाई फील्ड करंट से क्या होगा कि अगर एक आर्मेचर करंट को भी लेके चलो तो तुम्हारा टॉर्क भी ज्यादा बनेगा, तो मोटर तेजी से एक्सेलरेट करेगी। तो एक पॉइंट और लिखो, लार्ज फ्लक्स रिजल्ट्स इन, large flux results in less operating speed, large flux results in less operating speed due to which time required for motor to reach operating speed from standstill is less. Operating speed from standstill is less. इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि भाई ओमेगा एम अगर देखोगे तो कैसे लिख देते हैं, VT माइनस IaRa बाय KM फाई। तो मैंने बोला अगर ये फाई को हाई रखा जाए इनिशियली तो ओमेगा एम लो आएगा। फाई को हाई रखने से मान लो स्पीड 200 आरपीएम की जगह 100 आरपीएम आ रही है, तो इसका मतलब ये है मोटर को एक्सेलरेट करके सिर्फ 100 आरपीएम तक पहुंचना है, 200 तक नहीं। तो वो काम करना रिलेटिवली आसान है। इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि फ्लक्स को इनिशियली हाई रखा जाए। मेरी बात क्लियर हुई? दो रीजंस है कि पर्टिकुलर टॉर्क के लिए आर्मेचर करंट को मिनिमाइज कर सकते हो, और दूसरी बात कि ऑपरेटिंग स्पीड कम हो जाएगी तो उस तक पहुंचना इजी है। तो अगर कभी कोई रीजनिंग आ जाए ना किसी एग्जाम में कि फील्ड करंट को मैक्सिमम क्यों रखते हैं, तो सीधे सीधे वहां पे रीजन लिख देना, आर्मेचर करंट को मिनिमाइज करने के लिए और टाइम टू रीच ऑपरेटिंग स्पीड उसको भी मिनिमाइज करने के लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना। पहले हम बात करेंगे शंट और कंपाउंड मोटर की। शंट एंड कंपाउंड मोटर स्टार्टर, शंट एंड कंपाउंड मोटर स्टार्टर। अब देखो सबसे बेसिक मेथड क्या होगा, जैसा मैंने बोला कि आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है। आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने के लिए
हम लोग क्या करते हैं, देखो मान लो शंट मोटर है, आर्मेचर के सीरीज में एक रियोस्टेट लगा दें जिसका कि रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हो, ऐसे लगा सकते हो ना। सिंपलेस्ट तो भाई यही दिमाग में आता है कि रियोस्टेट लगा दो और उसका रेजिस्टेंस वेरी करने से वी कैन रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, ठीक है। लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकली जो हम मेथड यूज करते हैं उसमें रेजिस्टेंस को कंटिन्यूअसली वेरी नहीं करके डिस्क्रीटली वेरी करते हैं, तो उन स्टार्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहले यही लिख लो बेसिक सा मेथड, बाय इंसर्टिंग अ वेरिएबल रेजिस्टेंस in series with armature, we can minimize the starting current and reduce the resistance as the motor speeds up. Reduce the resistance as the motor speeds up. ठीक है। अब अगली हेडिंग डालना, जो अगला स्टार्टर है वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, दैट इज 3-point स्टार्टर। ठीक है, ये हम लोग समझते हैं कि 3-point स्टार्टर कैसे डिजाइन करते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इस तरह से स्टड्स होते हैं, बेसिकली ये टर्मिनल्स हैं, इनके बीच में ना रेजिस्टेंसेस लगा दिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने स्टड यूज होंगे। मैं 4 स्टड लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब यहां से जो वायर निकलती है ये सीधी जाके घुसती है आर्मेचर में। तो देखो आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगा दिए, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला भी था कि पहले यहां तो कंटिन्यूअस दिखा रहा था, अब रेजिस्टेंसेस कैसे दिखा रहा हूं, डिस्क्रीट, ठीक है। अब यहां से हम एक वायर लेते हैं, ये जो वायर आएगी इसको यहां से जंप करा के, ये वायर हमारी फील्ड वाइंडिंग में जानी होती है, बट उससे पहले हम इसको ना एक टर्मिनल यहां से निकाल लेते हैं, ये इस टाइप से एक यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लेते हैं। अब इस यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट पे कॉइल वाइंड कर दी जाती है, ठीक है। और ये जो दूसरा टर्मिनल है ये चला जाता है फील्ड वाइंडिंग के अंदर, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग में भेज दिया, इसको कहते हैं एच सी होल्डिंग कॉइल। अब यहां पे एक स्टड रहता है हमारा, स्टार्टर हैंडल कह दो, सॉरी स्टड नहीं, स्टड्स ये होते हैं 1 2 3 4, मैंने 4 स्टड्स लिए, R1 R2 R3। अब यहां स्टार्टर हैंडल रहता है और इस स्टार्टर हैंडल के साथ हम लोग एक स्प्रिंग लगा के रखते हैं इस टाइप से, ठीक है। जैसे कि मेजरमेंट में भी होता है ना, एक तो टॉर्क होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक टॉर्क होता है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। तो स्प्रिंग बेसिकली कंट्रोलिंग या अपोजिंग टॉर्क का ही काम करेगा, तो उसको स्प्रिंग को हमने वॉल से जोड़ा हुआ है। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, ये वाली जो वायर गई है ऊपर से, इसको टर्मिनल में मार्क कर देता हूं बी ए। अब ये वाली जो वायर है, इस वायर को नीचे लेके आते हैं, हैंडल को ना थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया ये, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा बना लेते हैं, ठीक है। अभी स्प्रिंग बना लेंगे, तो इस वायर को हम नीचे लेके आते हैं और ये दूसरे टर्मिनल को भी, ठीक है। अब यहां पे एक कॉइल रहती है, अगेन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा होल्डिंग कॉइल जैसे ही, और नीचे एक प्लेट रहती है, ठीक है। अब ये जो हैंडल रहता है, इसके साथ मैंने स्प्रिंग दिखाया था ना अभी, ऐसे ही यहां पे एक कॉइल दिखा दो,
इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो कॉइल तो लोगे ही लोगे। और ये जो कॉइल है ये बेसिकली हैंडल से जुड़ती है एक तरफ से, और एक तरफ से ये कॉइल जाती है सप्लाई में। अब मैं यहां पे सप्लाई लाइंस दिखाता हूं। देखो ये सप्लाई लाइंस हो गई, और ये मैंने स्विच क्या दिखाया है, ये स्विच ना सिंक्रोनाइज्ड होगा, यानी एक साथ ये दोनों स्विच बंद हो सकते हैं। और यहां है अपनी डीसी सप्लाई। तो एक ये जो वायर जाती है ना, ये सप्लाई से जुड़ती है, इसको बोलते हैं ओ आर। ठीक है, ओ आर की फुल फॉर्म होती है ओवरलोड रिलीज। ठीक है भाई, तो ये डायग्राम एज सच तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसको 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों कहते हैं, देखो यहां 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल ये होता है फील्ड का, एक टर्मिनल ये होता है आर्मेचर का, और एक टर्मिनल ये होता है लाइन का। तो 3 टर्मिनल है, 3 पॉइंट्स हैं, लाइन, फील्ड और आर्मेचर। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके ना सभी लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसकी वर्किंग समझाता हूं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, देयर आर 3 टर्मिनल्स अवेलेबल इन द स्टार्टर L, A, F, and hence it is called as a 3-point starter. Hence it is called as a 3-point starter. ये मत सोचना कि 3 रेजिस्टेंस दिखाएं, रेजिस्टेंस n हो सकते हैं, रेजिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसा मत एज्यूम करना। अब ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम स्टार्टर हैंडल। जो स्टार्ट करने में हैंडल हमारी मदद करेगा, दैट इज स्टार्टर हैंडल। तो ये अभी ऑफ पोजीशन में रखा गया है। तो अगला पॉइंट ये लिखो, इनिशियली द स्टार्टर हैंडल is kept in off position by means of a spiral spring. तो ये जो स्प्रिंग तुमने जोड़ रखा है, ये स्टार्टर हैंडल को ऑफ पोजीशन में रखता है। अब देखो ये जो सप्लाई वोल्टेज है, ये किससे जुड़ी है, हैंडल से जुड़ी हुई है ना। अगर ये सप्लाई वोल्टेज हैंडल से जुड़ी है, तो सप्लाई से आने वाला करंट किस में जाएगा, हैंडल में जाएगा। और जब तुम हैंडल को यहां जोड़ोगे स्टड में, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इधर से होते हुए आर्मेचर में और ऊपर से होते हुए फील्ड में। शंट ही तो बन रहा है। देखो सप्लाई से आया करंट, इस कॉइल से होते हुए हैंडल में, हैंडल से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक R1 R2 R3 वाले में और एक फील्ड वाइंडिंग में। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग इसके सीरीज में ही लगाई है ना हमने, देखो होल्डिंग कॉइल के, तो इसमें चला जाएगा। तो अगला पॉइंट ये लिखना, व्हेन द स्टार्टर हैंडल is moved to stud 1, इन्हें स्टड बोलते हैं, 1 2 3 4, is moved to stud 1, the supply current passes through starter handle and gets divided into 2 parts, one IA and other IF, and the entire resistance, ब्रैकेट में लिख लो R1 plus R2 plus R3, entire resistance gets connected in series with armature। ठीक है भाई, करंट यहां से गया R1 R2 R3 और फिर आर्मेचर में, तो ये सारे किस में आ गए, सीरीज में। तो तुमने आर्मेचर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसकी वैल्यू है R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे होगा क्या, जो तुम्हारा स्टार्टिंग वाला करंट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसमें आगे यही पॉइंट लिख लो, इट मिनिमाइजेस द स्टार्टिंग करंट ड्रॉन बाय द मोटर। ठीक है, ये हुआ काम। अब क्या होगा, मोटर एक्सेलरेट करेगी, उसका ईएमएफ बिल्डअप होगा। ईएमएफ धीरे धीरे बिल्डअप होने लगेगा तो आर्मेचर करंट घटने लगेगा। आर्मेचर करंट घट जाए तो इस हैंडल को उठा के 2 पे रख दो। हैंडल को 2 पे रख दिया तो अब आर्मेचर के सीरीज में कौन कौन सा रेजिस्टेंस रह गया, R2 और R3, और यह R1 कहां चला गया, ये R1 ऐसे घूम के आ जाएगा फील्ड वाइंडिंग में। देखो अगर मान लो 2 से करंट गया तो ऐसे जाएगा ना, तो यहां से गया करंट, फिर इसमें गया, इधर से आया, फिर इसमें गया, इससे निकला और फिर इधर फील्ड वाइंडिंग में। तो जो रेजिस्टेंस तुम हटा दोगे, कैसे,
इस हैंडल को मूव करके वो रेजिस्टेंस किस में पहुंच जाएगा? फील्ड वाइंडिंग में। तो अगला पॉइंट ये लिखो, एज द मोटर एक्सेलरेट्स द बैक ईएमएफ बिल्ड्स अप and armature current is reduced, so we can cut out the starting resistances by moving the starter handle to stud 2, by moving the starter handle to stud 2 पे आ गए। अगला पॉइंट, the resistance R1 cut out gets in series with field winding, but the resistance of field winding is very high, so R1 does not impact much. आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.1 0.2 होता है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग का 100 120 ओम, उसमें अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस लग भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे ही रेजिस्टेंसेस छोटे छोटे ही होते हैं, तो ये फील्ड वाइंडिंग पे कोई असर नहीं डालते। अगला पॉइंट लिखो, द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड until the starter handle is moved to stud 4 and the entire starting resistance is cut out। तो देखो क्या करना है, पहले 1 पे रखो, मोटर स्पीड पकड़ेगी हटा के 2 पे, फिर स्पीड पकड़ेगी हटा के 3 पे, फिर स्पीड पकड़ेगी और हटा के 4 पे। जैसे ही तुम 4 पे पहुंचोगे तुम सारा करंट सीधा किसे देने लगोगे? आर्मेचर को, और ये सारे रेजिस्टेंस किस में चले जाएंगे? फील्ड वाइंडिंग में। तो इस तरह से रेजिस्टेंस हम लोग धीरे धीरे करके कट आउट करते हैं। रियोस्टेट में तो कंटिन्यूअसली वेरी कर सकते थे, यहां मैनुअली इस हैंडल को मूव किया जाता है। ये क्लियर हुआ फिनोमिना पूरा। अब बात है ये सॉफ्ट आयरन कीपर क्या करता है। देखो हैंडल एक बार तुम यहां ले आए चौथे पे, अब अगर छोड़ दोगे तो ये स्प्रिंग उसे वापस ले जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, ये जो सॉफ्ट आयरन है इसको ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है। कौन सा मैग्नेट? होल्डिंग कॉइल। और फिर ये स्टार्टर हैंडल को ऑन पोजीशन में ही रखता है, वरना ये जो स्प्रिंग है ये उसे वापस ऑफ करा देगा। तो इसमें लिखना, व्हेन द हैंडल इज मूव्ड टू स्टड 4 द होल्डिंग कॉइल attracts the soft iron keeper and keeps the handle in on position, otherwise the spiral spring will take back the handle to off position and will turn off the motor। ठीक है, तो उसको ऑन पोजीशन में रखने की जिम्मेदारी है एचसी यानी कि होल्डिंग कॉइल की। मेरी बात क्लियर हुई? अब इसके बाद देखो इसके अंदर इतना सब तामझाम करने की जरूरत क्या पड़ी, इतनी सब मेहनत क्यों की गई? इसके अंदर ना सेफ्टी प्रिकॉशंस भी इनबिल्ट हैं। तो पहला सेफ्टी प्रिकॉशन लिखो, नो वोल्ट रिलीज, नो वोल्ट रिलीज और लो वोल्टेज रिलीज। अब देखो शंट, बेसिकली शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों ही किसके पैरेलल में होती हैं? सप्लाई के। अब मान लो सप्लाई वोल्टेज डाउन आ जाए, अगर सप्लाई वोल्टेज डाउन आ गई तो क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज भी डाउन आ जाएगी और आर्मेचर वाइंडिंग की वोल्टेज भी डाउन। अगर फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज डाउन हो गई तो फील्ड वाइंडिंग का करंट जो होता है VT बाय RSH वो भी कम। अगर फील्ड वाइंडिंग का करंट कम तो ये होल्डिंग कॉइल जो है ना, ये फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में लगी हुई है तुम्हारी। ये देखो ये इसके अंदर जो करंट जाता है ना वो IF ही जाता है। तो अगर ये सीरीज में लगी है फील्ड वाइंडिंग के, इसका करंट कम तो ये होल्डिंग कॉइल का करंट कम। होल्डिंग कॉइल का करंट कम तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कम, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर घट गई तो ये इस आयरन को अट्रैक्ट करके नहीं रख पाएगी, स्प्रिंग डोमिनेट कर जाएगा। स्प्रिंग डोमिनेट कर गया तो हैंडल को कहां ले जाएगा? वापस ऑफ में। ठीक है, देखो दो फोर्स हैं, होल्डिंग कॉइल इसको अट्रैक्ट करके रखना चाह रही है, स्प्रिंग इसको वापस खींचना चाह रहा है। तो अगर होल्डिंग कॉइल कमजोर पड़ी तो ये स्प्रिंग इसको ऑफ पोजीशन में ले जाएगा। तो इसमें लिखना, इन केस ऑफ लो वोल्टेज द फील्ड वाइंडिंग कैरीज लेस करंट, द फील्ड वाइंडिंग कैरीज less current which also reduces the current carried by holding coil।
ठीक है, विच ऑल्सो रिड्यूसेस द करंट कैरीड बाय होल्डिंग कॉइल एंड दस होल्डिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड एंड द स्पाइरल स्प्रिंग टेक्स बैक द स्टार्टर हैंडल टू ऑफ पोजीशन, इसीलिए हम कहते हैं लो वोल्टेजेस में मोटर अपने आप बंद हो जाएगी, हमें उसकी परफॉर्मेंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब कभी फील्ड करंट कम होगा तब ये अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है, मोटर बंद हो जाएगी। अब दूसरा है ये OR, इसका फुल फॉर्म लिखो, ओवरलोड रिलीज, ओवरलोड रिलीज। अब देखो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में जो भी करंट जा रहा है वो इस OR के थ्रू ही तो जा रहा है। सप्लाई का करंट पहले OR में आता है, फिर हैंडल में और फिर आर्मेचर में। यानी अगर आर्मेचर बहुत ज्यादा करंट डिमांड करेगा तो ये OR में जाने वाला करंट हाई हो जाएगा। OR में जाने वाला करंट अगर हाई हुआ तो ये कॉइल बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी और इस प्लेट को ऊपर खींच लेगी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट करते हैं, जो हमने सेकंड चैप्टर में भी देखा था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाले में देखा था। तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करते ही ना ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे। ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हुए तो ये होल्डिंग कॉइल शॉर्ट, और होल्डिंग कॉइल जैसे ही शॉर्ट हुई तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाएगी, नहीं बना पाएगी तो ये वापस उसे ऑफ में भेज देगी। बात समझ आई? जैसे ही हाई करंट जाता है ये प्लेट ऊपर आती है, ये होल्डिंग कॉइल के ए और बी टर्मिनल को, देखो यहां दिखा देता हूं, ये वाला टर्मिनल ए है, ये वाला बी है, तो ये ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर देती है प्लेट जुड़ते ही। अगर शॉर्ट हो गए तो होल्डिंग कॉइल शॉर्ट, वो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगी, स्प्रिंग हैंडल को वापस ले जाएगा। तो इसमें लिखना, इफ लार्ज करंट इज ड्रॉन बाय आर्मेचर देन द ओवरलोड या OR मैग्नेट कैरीज हाई करंट एंड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड which attracts the lower plate upwards and short circuits the holding coil, ठीक है, and short circuits the holding coil, which then produces no magnetic field and hence the spiral spring takes back starter handle to off position, starter handle to off position, ठीक है, मोटर फिर से बंद हो जाएगी। तो या तो तुम्हारी वोल्टेज बहुत कम हो गई तब मोटर अपने आप बंद हो जाती है, या आर्मेचर ने बहुत ज्यादा करंट मांगा तब भी मोटर अपने आप बंद हो जाती है। यानी अगर तुम इस स्टार्टर से मोटर को चलाओगे तो तुम्हें चलती हुई मोटर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चल रही है, जब कभी दिक्कत आएगी अपने आप ऑफ हो जाएगी, तुम्हें मैन्युअली उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब बात यह आती है इस स्टार्टर में ड्रॉबैक क्या होता है। देखो इस स्टार्टर, ड्रॉबैक करके लिख लेना, हमें क्या दिख रहा है, HC इज कनेक्टेड इन सीरीज विद फील्ड कॉइल, ठीक है। अब देखो हम क्या जानते हैं, रनिंग कंडीशन में किसी भी मोटर की स्पीड कैसे आती है, ऐसे ही आती है ना। हम ये कहते हैं अगर हमें स्पीड इंक्रीज करनी है, जो कि स्पीड कंट्रोल में पढ़ोगे भी, टू इंक्रीज ओमेगा एम फाई मस्ट बी रिड्यूस्ड। सीधी सी बात है भाई, फ्लक्स को कम करोगे तो स्पीड बढ़ सकती है। अब फ्लक्स कम करने के लिए IF मस्ट बी रिड्यूस्ड, लेकिन अगर तुमने IF रिड्यूस किया तो होल्डिंग कॉइल उसी के सीरीज में है तो IHC रिड्यूस हो जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी होल्डिंग कॉइल वो भी कम, तो स्टार्टर हैंडल को ये छोड़ देगी मैग्नेटिक फील्ड कम होते ही, और ये हैंडल कहां आ जाएगा, ऑफ पोजीशन। यानी अगर तुमने स्पीड बढ़ाने के लिए तुमने फील्ड वाइंडिंग के करंट को कम करने की कोशिश की तो मोटर बंद हो जाएगी। इसका मतलब यह है तुम चाहते हुए भी स्पीड नहीं बढ़ा सकते, जबकि स्पीड कंट्रोल का बेसिक ही ये होता है कि मैं अपनी मर्जी अनुसार स्पीड को कंट्रोल कर पाऊं, और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्पीड को मैं बढ़ा भी सकता हूं, कम भी कर सकता हूं। एक चीज सोचो ना, मान लो तुम्हारा व्हीकल है, अब भाई उसमें तुम 40 के ऊपर जा ही नहीं पा रहे, उसकी रेटेड स्पीड मान लो 60 की है, चलो तो 60 के ऊपर जा ही नहीं सकते, नीचे नीचे आ सकते हो, तो ये चीज गलत है।
मैं चाहूंगा अगर मेरे पास कोई व्हीकल है तो मैं 60 के ऊपर भी जा सकता हूं, और जहां ट्रैफिक ज्यादा है मेरे को ब्रेक लगाने पड़े तो मैं 60 के नीचे भी चला सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं ना कि खाली सड़क पड़ी है और हम 60 के ऊपर जा ही नहीं पा रहे, वो चीज अनडिजायरेबल है किसी भी मोटर में। खुद सोचो तुम एक बाइक खरीदने जाते हो और वो बोल देता है भाई कितना भी एक्सेलरेटर खींच लेना ये 60 के ऊपर नहीं जाएगी, क्या तुम लोगे वो बाइक? तुम लोगे ही नहीं। भले ही मैं चलाऊं या नहीं चलाऊं, बट आई शुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, मेरे पास वो फंक्शनैलिटी रहना जरूरी है। और यहां क्या हो रहा है, जैसे ही कोशिश करोगे कम करने की फ्लक्स को, वैसे ही होल्डिंग कॉइल इसको बंद कर देगी। तो ये तुम्हारा 3 पॉइंट स्टार्टर का ड्रॉबैक होता है। तो अगला लिखो 4 पॉइंट स्टार्टर, इसी का ऑल्टरनेटिव 4 पॉइंट स्टार्टर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये ड्रॉबैक रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अब वो कैसे किया जाता है, यहां ड्रॉबैक सिर्फ एक कारण से आया कि हमारे पास होल्डिंग कॉइल फील्ड मैग्नेट के सीरीज में थी। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं कि ये जो फील्ड कॉइल है इसको ऐसे ए से ना जोड़ के, ये ए वाले पॉइंट से ना जोड़ के क्या कर देते हैं, बी वाले से ही जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्मिनल एफ वाला हो गया। और फिर ए से क्या करते हैं, ए को ना ऐसे एक रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं। ठीक है, या रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर बना लो। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 4 टर्मिनल हो जाते हैं। कैसे, एल, एफ, ए और एल, 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 एफ, ए। ठीक है, ये दूसरा एल कैसे, क्योंकि नीचे वाला भी तो सप्लाई है ना, तो एक चौथा टर्मिनल हो गया। तो इसको 4 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। अब देखो इसमें हमने क्या किया, ये जो होल्डिंग कॉइल है ये कहां लग रही है, ये सप्लाई के अक्रॉस लग जा रही है सीधे सीधे, और सीरीज में एक रेजिस्टेंस ले लिया। सीरीज में रेजिस्टेंस इसलिए ले लिया कि कहीं होल्डिंग कॉइल के अक्रॉस पूरी वोल्टेज ना आ जाए। देखो जैसे मान लो ये स्टार्टर हैंडल यहां आया, अब ये प्लस वी वाला टर्मिनल हो गया ना, तो ये प्लस वी वाला होल्डिंग कॉइल पे पहुंचा और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आ गया, और फिर ये नेगेटिव वाले टर्मिनल पे पहुंच गया। देखो प्लस माइनस, प्लस वाला यहां से पहुंचा ऊपर और नीचे से यहां पहुंचा माइनस, तो होल्डिंग कॉइल सीधा सप्लाई के अक्रॉस लग गई। और फील्ड वाइंडिंग ये खुद होल्डिंग कॉइल के अब पैरेलल आ गई। ठीक है, क्योंकि मैंने ए को नहीं जोड़ा, मैंने जोड़ा किसको, बी को। तो अब फील्ड वाइंडिंग होल्डिंग कॉइल के सीरीज में नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, इन 4 पॉइंट स्टार्टर 4 टर्मिनल्स आर अवेलेबल, ब्रैकेट में लिख लो एल एल एफ ए, 4 टर्मिनल्स आर अवेलेबल एल एल एफ ए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, in this starter holding coil is not connected in series with armature but in series with field winding, but it is connected parallel to the supply through a resistance capital R. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, if field current is reduced to obtain high speed, the holding coil is not demagnetized and the motor does not turn off. ठीक है, तो बेसिक सा इतना याद रखना, 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में आती है और 4 पॉइंट स्टार्टर में ये पैरेलल में आती है। तो सीरीज में आने से क्या नुकसान है, अगर आईएफ या फील्ड वाइंडिंग का करंट कम हुआ तो होल्डिंग कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। लेकिन पैरेलल में आने से क्या फायदा हुआ कि फील्ड वाइंडिंग के करंट को तुम इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हो टू कंट्रोल द स्पीड। ये मेरी बात क्लियर हुई, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लिखना सीरीज मोटर स्टार्टर, सीरीज मोटर स्टार्टर। ठीक है, अब सीरीज मोटर के अंदर क्या होगा कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज में आएगी, ना कि पैरेलल में आएगी।
ठीक है, सीरीज में ही आने वाली है। अब उसके अंदर देखो क्या चेंज हो जाता है, ये एफ वाला टर्मिनल चला जाता है, क्योंकि ये फील्ड वाइंडिंग यहां से तो नहीं लगेगी। बात मेरी समझ आ रही है? यहां से अब कोई फील्ड वाइंडिंग नहीं रह जाएगी, तो तुम भले ही इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हो। वैसे तो इसके अंदर ओवरलोड रिलीज देने की भी जरूरत नहीं होती है, तो इसको ही मैं रब कर देता हूं। देखो थोड़ा सा समझना कि मॉडिफिकेशन कैसे होता है। ये जो वायर है ये सीधी हैंडल में डालो, OR हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो A वाला पॉइंट है इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये वाला टर्मिनल भी L हो गया ना, और ये आर्मेचर है, और आर्मेचर के नीचे वाले टर्मिनल को डबल A लिख लो। अब इसके सीरीज में फील्ड वाइंडिंग आती है। बात मेरी समझ आई? तो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में नहीं बल्कि आर्मेचर के सीरीज में आती है। अब इसमें देखो हुआ क्या, होल्डिंग कॉइल सप्लाई के पैरेलल आ गई। अगर सप्लाई शॉर्ट सर्किट हुई तो होल्डिंग कॉइल भी शॉर्ट हो जाएगी। होल्डिंग कॉइल अगर शॉर्ट हुई तो ये हैंडल को छोड़ देगी। हैंडल को छोड़ दिया तो हैंडल वापस कहां आ जाएगा, ऑफ पोजीशन में। इसको पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो वीडियो पॉज करके ड्रॉ भी कर सकते हो, और सिर्फ समझना चाहते हो तो सिर्फ समझ भी सकते हो। इसमें एज सच कुछ याद रखने वाली खास बात नहीं है, ठीक है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि होल्डिंग कॉइल को सप्लाई के पैरेलल में जोड़ दो। उससे होगा क्या, अगर सप्लाई वोल्टेज डाउन गई तो होल्डिंग कॉइल मैग्नेट को छोड़ देती है और हैंडल आ जाता है ऑफ पोजीशन में। अगर ऐसे ही सीरीज में लगाते तो क्या कहते कि अगर करंट डाउन आया तो हमें क्या पता है, सीरीज मोटर कभी भी नो लोड पे नहीं चलनी चाहिए या कम करंट पे ना चले, वरना उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो अगर सीरीज में लगाओगे और करंट डाउन आएगा तो भी होल्डिंग कॉइल स्टार्टर हैंडल को छोड़ देगी। तो इसमें लिखना, इफ होल्डिंग कॉइल इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सप्लाई, if holding coil is connected in parallel with the supply, then in case of low voltage, the holding coil gets demagnetized, and leaves the starter handle, which is brought back to off position by means of स्पाइरल स्प्रिंग। ठीक है, यह बात मेरी क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टार्टिंग मेथड इज सिमिलर टू शंट मोटर वेयर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर एंड द रेजिस्टेंस इज कट आउट एज द मोटर एक्सेलरेट्स। रेजिस्टेंस इज कट आउट एज द मोटर एक्सेलरेट्स। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज नो वोल्ट रिलीज। अगला पॉइंट, इफ होल्डिंग कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, देन इन केस ऑफ लो करंट द होल्डिंग कॉइल इज डीमैग्नेटाइज्ड एंड रिलीजेस द स्टार्टर हैंडल, which goes back to off position by means of spiral spring। ठीक है, अगर सीरीज में जोड़ोगे तो करंट के हिसाब से देखेगी और पैरेलल जोड़ोगे तो वोल्टेज के हिसाब से। तो इसमें लिखना, दिस इज कॉल्ड एज नो लोड रिलीज। इसमें आगे एक चीज और लिख लेना, अ सीरीज मोटर should not be run at no load, and that is why no load release is very important। नो लोड रिलीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कैसे बनाते हैं नो लोड रिलीज, कि होल्डिंग कॉइल जो है ना आर्मेचर के सीरीज में जानी चाहिए। अब ये काम कैसे करोगे, ये जो रेजिस्टेंस है ना ये पहले होल्डिंग कॉइल में भेजो
और फिर होल्डिंग कॉइल का आउटपुट आर्मेचर में भेजो। अब ये आ गया ना होल्डिंग कॉइल के सीरीज में आर्मेचर, तो डायरेक्टली रेजिस्टेंसेस आर्मेचर में ना लगा के पहले होल्डिंग कॉइल में लगाए और फिर किस में लगाया, आर्मेचर में। तो यहां सब कुछ हमारा सीरीज में आ गया। ये बात क्लियर हुई। पैरेलल लगाओगे तो कम वोल्टेज पे ऑफ हो जाएगी, सीरीज लगाओगे तो कम करंट पे ऑफ हो जाएगी। तो देखो कंसेप्चुअली इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है स्टार्टिंग ऑफ डीसी मशीन के अंदर। इसमें भी ये 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर इंपॉर्टेंट है, और ये छोटे छोटे होल्डिंग कॉइल का रोल याद रखना, वो स्टार्टर हैंडल को छोड़ देती है जैसे ही वो डीमैग्नेटाइज होती है। और डीमैग्नेटाइज कब हो सकती है, अगर 3 पॉइंट स्टार्टर की बात करें तो फील्ड करंट कम होने पे। सीरीज मोटर की अगर बात करें तो सीरीज मोटर में सीरीज में लगाओगे तो करंट कम होने पे, पैरेलल में लगाओगे तो वोल्टेज कम होने पे। अब देखो ये जो हमने 3 पॉइंट स्टार्टर या 4 पॉइंट स्टार्टर डिजाइन किया है, तो हम इसकी डिजाइनिंग की बात करते हैं। डिजाइन ऑफ शंट मोटर स्टार्टर, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये गेट के लिए रेलिवेंट नहीं है। ये दिस इज नॉट फॉर गेट। गेट में इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है कि किस तरह से ये जो रेजिस्टेंसेस तुम आर्मेचर के सीरीज में लगाने वाले हो, ये रेजिस्टेंसेस किस तरीके से डिजाइन होंगे, इनकी वैल्यूज किस टाइप से डिसाइड की जाएंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिखना, द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर आर नॉट इक्वल बट दे आर ग्रेडेड। ठीक है, ग्रेडेड माने उनकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। अगला, द ग्रेडिंग इज असेंशियल टू अवॉइड इनरश ऑफ स्टार्टिंग करंट व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कट आउट मैन्युअली। देखो होता क्या है, स्टार्टिंग में करंट बहुत ज्यादा हाई होता है। मैं समझाता हूं कि करंट का वेरिएशन कैसे होता है। स्टार्टिंग में करंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो मैं कहता हूं स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम होता है IA मैक्स। अब जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती है उसका EMF बढ़ता है, EMF स्पीड के प्रोपोर्शनल है। EMF बढ़ने से आर्मेचर करंट कम हो जाता है, क्योंकि VT माइनस E/R, तो आर्मेचर करंट घटने लगता है। लेकिन घटते घटते जैसे ही ये मिनिमम वैल्यू पे जाता है, हम रेजिस्टेंस हटा देते हैं। एक रेजिस्टेंस हटाने से रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, करंट फिर से किस पे आ गया, मैक्सिमम। मोटर ने और स्पीड पकड़ी, करंट फिर से कम। जैसे ही मिनिमम पे पहुंचा, एक और रेजिस्टेंस हटाया, फिर से करंट ज्यादा। फिर मोटर एक्सेलरेट और की, फिर करंट कम। तो करंट दो वैल्यूज के बीच में फ्लक्चुएट करता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मेरी बात क्लियर हुई। स्टार्टिंग में मैक्सिमम रहेगा, मोटर एक्सेलरेट करने से EMF बढ़ता है, करंट कम होता है, और जैसे ही मिनिमम को टच करता है हम रेजिस्टेंस हटा देते हैं एक, और रेजिस्टेंस हटते ही करंट हाई हो जाता है। तो इसमें लिखना, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आर्मेचर करंट इज हाई, but as the motor speeds up, its back EMF increases and armature current reduces, due to which when it reaches minimum value, we remove a resistance and armature current again becomes maximum. And the motor again accelerates, reducing the armature current, and this process is repeated until all external resistances are cut out. जब तक सारे रेजिस्टेंस ना हट जाएं तब तक यही काम हमें करते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मैक्सिमम आर्मेचर करंट
is the armature current that can be successfully commutated by commutator and the brushes. इतना करंट जो कम्यूटेटर और ब्रशेस आराम से झेल जाएं, वही है IA मैक्स। अगला पॉइंट, मिनिमम आर्मेचर करंट is related to the minimum torque required to accelerate the load. क्योंकि देखो अगर करंट बहुत छोटा हो गया तो टॉर्क भी बहुत छोटा हो जाएगा। टॉर्क अगर बहुत छोटा हो गया और लोड भारी हुआ तो वो उसको चला नहीं पाएगा, तो वो चीज भी अनडिजायरेबल है। इसीलिए मिनिमम करंट बहुत छोटा भी नहीं ले सकते। तो हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग के दौरान करंट दो वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करता है, मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखो जो तुम स्टार्टर बनाओगे जो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ेगा वो कैसा होगा, ये स्टड नंबर 1, इसके सीरीज में R1, फिर ये स्टड नंबर 2, इसके सीरीज में R2, फिर ये स्टड नंबर 3, सीरीज में R3, ऐसे ही चलता रहेगा। स्टड नंबर n-1 सीरीज में Rn-1, स्टड नंबर n सीरीज में Rn, स्टड नंबर n+1 और सीरीज में आर्मेचर आ जाएगा तो Ra और Ea, ऐसे आ जाएगा ना। ठीक है, अभी भी देखो जो हमने पिछला डायग्राम बनाया था ना, ये वही डायग्राम है, बस इसको मैंने स्ट्रेट करके बना दिया सीधा एक लाइन में। उसमें भी देखना मैंने 4 स्टड दिखाए थे और रेजिस्टेंस 3 थे। ऐसे ही यहां पे n स्टड्स हैं, सॉरी n+1 स्टड्स हैं और n रेजिस्टेंसेस हैं। अब मेरा एम ये है, मुझे पता लगाना है ये ईच रेजिस्टेंस कितना कितना वैल्यू का है। तो देखो एट, समझना आप कैसे निकालते हैं, एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में ओमेगा तो 0 था, तो इससे बनने वाला EMF 0 था। और हमें पता है स्टार्टिंग में करंट कितना आता है, IA मैक्स, तो IA मैक्स लिख लो, ये होगा टर्मिनल वोल्टेज बाय R1। अब ये R1 क्या है, EMF तो 0 है ना, तो VT माइनस E बाय R नहीं किया, VT बाय R कर दिया। स्टार्टिंग में सारे रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए होंगे, तो R1 है R1 प्लस R2 प्लस RN प्लस RA, सारा रेजिस्टेंस। तो अगर तुम्हें IA मैक्स पता है और तुम्हें VT पता है तो यहां से R1 कैलकुलेट हो सकता है। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि IA मैक्स कितना है, ये आ गया। अब होगा क्या, मोटर एक्सेलरेट करना शुरू करेगी, एक्सेलरेट करेगी तो स्पीड बढ़ेगी। तो अब हम आगे क्या बोल रहे हैं, एज मोटर एक्सेलरेट्स ओमेगा m इंक्रीजेस। तो अब मैं कहता हूं कि करंट घटते घटते कहां तक पहुंच गया, मिनिमम तक। और अभी देखो मिनिमम तक पहुंचने तक तुमने कोई रेजिस्टेंस नहीं काटा है, तो तुम कहोगे VT माइनस EA बाय R1। अभी तो कोई रेजिस्टेंस काटा ही नहीं ना, तो रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो यहां से EA मिल जाएगा। अब रेजिस्टेंस काटते ही करंट कितना हो गया, वापस से मैक्सिमम। तो इसमें लिखना, व्हेन रेजिस्टेंस इज कट आउट द करंट सडनली बिकम्स मैक्सिमम आर्मेचर करंट, द करंट सडनली बिकम्स मैक्सिमम आर्मेचर करंट, बट ध्यान से सुनना, बट द स्पीड कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली, सो EMF कैन बी टेकन एज कांस्टेंट। तो इसको EA1 कह देता हूं, EMF कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, अचानक से EMF नहीं बदलेगा। तो अब मैं क्या कहता हूं, IA मैक्स VT माइनस EA1 बाय R2। अब बात है R2 क्या चीज है, R2 यहां से निकल जाएगा ना। R2 क्या है, R2 एक रेजिस्टेंस हटाने के बाद बचा हुआ रेजिस्टेंस है। सबसे पहले कौन सा रेजिस्टेंस हटेगा, R1, तो बचा हुआ रेजिस्टेंस कैपिटल R2 कैसे लिख लोगे, R2 प्लस R3
प्लस अप टू आर एन प्लस आर ए। एक रेजिस्टेंस हटने के बाद जो रेजिस्टेंस बचा दैट इज R2। अब दोबारे करंट घटना शुरू हो रहा है, मोटर एक्सेलरेट कर रही है, तो यहां लिख देता हूं मैं वापस क्या करता हूं, एज मोटर एक्सेलरेट्स ओमेगा एम इंक्रीजेस, और दोबारे से करंट घट के कहां पहुंच जाता है, मिनिमम पे। अगर दोबारे से मिनिमम पे आ गया तो मैं इसको लिख लूंगा Vt माइनस EA2। अभी तो रेजिस्टेंस नहीं हटाया ना, एक ही बार हटाया है, तो R2 चलेगा। देखो यहां पे रेजिस्टेंस इस सेक्शन में R1 चल रहा है, इसमें R2 चल रहा है। R2 जैसे ही रेजिस्टेंस हटाते हो, अब इस पोजीशन की बात कर रहा हूं, दोबारे करंट कहां पहुंच जाता है, मैक्सिमम पे। लेकिन अगेन सडनली EMF नहीं बदल सकता, क्योंकि सडनली स्पीड नहीं बदलेगी। और हटाते ही रेजिस्टेंस कितना बचा, R3। अब ये R3 क्या है, दो बार रेजिस्टेंस हटाने के बाद जो बचेगा, एक बार R1 हटा, एक बार R2 हटा, तो कितना बचा, ये बचा ना। तो इस तरह से निकालते चलेंगे, कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R3। लेकिन मेरा एम कैपिटल R निकालना नहीं था, मेरा एम था स्मॉल r निकालना। तो देखो कैपिटल R1 में कहां से कहां तक सम है, R1 से RA तक, कैपिटल R2 में R2 से RA तक। दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना जरा, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 क्या दे देगा, स्मॉल R1। ऐसे ही R2 माइनस R3 क्या दे देगा, स्मॉल R2। तो पहले कैपिटल R वाले रेजिस्टेंस निकाल लो, और फिर उनके डिफरेंस से क्या मिल जाएंगे तुम्हें, स्मॉल r वाले रेजिस्टेंस। अब दूसरी चीज यहां देखने वाली क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम करंट हमेशा स्पेसिफाइड रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो IA मैक्स और IA मिन तुम्हें देगा हमेशा। अब सबसे पहले देखो, ये दोनों इक्वेशन में अगर मैं मैक्स और मिन का रेशो ले लूं, पहली जो दो इक्वेशन लिखी हैं, अगर उसमें मैं मैक्स और मिन का रेशो लूं, कितना बनेगा चेक करना। इन दोनों का रेशो मैक्स अपॉन मिन, तो Vt माइनस EA1 तो कट जाएगा, ये आ जाएगा R1 बाय R2। मैक्स और मिन वैल्यूज फिक्स हैं, यहां भी रेशो लो, तो मैक्स अपॉन मिन ये बनेगा R2 बाय R3। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, Rn बाय R n प्लस 1। Rn प्लस 1 क्या होगा, देखो R1 था सबको मिला के, R2 था R2 से लेके, Rn क्या होगा, Rn से लेके, और R1 n प्लस 1 क्या होगा, ये होगा Rn प्लस 1 इज एक्चुअली इक्वल टू Ra। और ये Rn क्या होगा, ये होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा भी कर सकते हो, IA min बाय IA मैक्स, तो रेशो उल्टे हो जाएंगे ना, R2 बाय R1, R3 बाय R2, RA बाय Rn। इसको बोल दो अल्फा। मिनिमम अपॉन मैक्सिमम करंट को मैंने क्या बोल दिया, अल्फा। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जितनी भी टर्म्स आ रही है ना सारी, इन्हें सबको मल्टीप्लाई कर लो। ये जितनी भी हैं, R2 बाय R1, R3 बाय R2, सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब एक चीज देखो, अगर ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होगा, R2 से R2 कटेगा तो क्या बनेगा, R3 बाय R1। फिर अगली होगी R4 बाय R3, R3 से R3 कटेगा, R4 बाय R1। तो ये जो n रेशोज हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें मिल जाएगा RA बाय R1। हर रेशो अल्फा के बराबर है, तो अल्फा की पावर n। तो यहां से क्या कर सकते हो, अल्फा हो गया RA बाय R1 टू द पावर 1 बाय n, और फिर R2 R1 अल्फा, R3 R2 अल्फा, या फिर
अल्फा स्क्वायर R1, ऐसे चलेगा। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर है? अब देखो R1 तो निकाल ही सकते हो ना यहां से IA मैक्स करके, तो मैं स्टेप्स तुम्हें समझाता हूं। तो इसमें स्टेप क्या फॉलो होते हैं, पहला लिखना स्टेप वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R1 इक्वल टू VT बाय IA मैक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R1 इक्वल टू VT बाय IA मैक्स एंड अल्फा क्या है, IA min बाय IA मैक्स। अब तुम्हें देखो आर्मेचर रेजिस्टेंस तो पक्का देके रखेगा RA, तो अभी मुझे ये नहीं पता कितने रेजिस्टेंस है, ये कभी नहीं बोलेगा, वो कभी भी तुम्हें नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं बताएगा। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे निकालोगे, स्टेप 2, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप 2, अल्फा इक्वल टू RA बाय R1 टू द पावर 1 बाय n, फाइंड n। ये आ गया, यहां से नंबर ऑफ स्टेप्स मिल गए। अगला कैलकुलेट R2 इक्वल टू अल्फा R1, R3 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर R1 अप टू Rn, अल्फा टू द पावर n माइनस 1 R1, ये आ जाएगा। अब लास्ट जो रेजिस्टेंसेस तुमने जोड़े हैं, कैपिटल R1 होगा R2 माइनस R1, सॉरी R1 माइनस R2, कैपिटल R2 R2 माइनस R3, R3 माइनस R4, ऐसे ही Rn माइनस RA। ठीक है, तो ये सारे रेजिस्टेंसेस यहां से निकल जाएंगे और यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। इस पे देखो, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में मैं क्वेश्चन बनाऊं तो मेजरली मेरा क्वेश्चन ये n पे आ सकता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स बता दो कितने जरूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में। और अगर सब्जेक्टिव या कन्वेंशनल पेपर में आए तो वो तुमसे सारे रेजिस्टेंसेस निकलवा सकता है। ऐसा क्वेश्चन इजीली तुम्हारा जैसे ESE का कन्वेंशनल होता है उसमें इजीली 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है गेट के लिए तैयार नहीं करना है, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ये सिर्फ तुम्हारा ESE के अंदर काम आएगा या फिर अदर छोटे छोटे एग्जाम्स में n की वैल्यू निकलवा सकता है। बट गेट में देखो अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आगे पूछा जाता है तो फिर आगे के लिए इसको भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। हमने डीसी मोटर का एक एस्पेक्ट कवर कर लिया, दैट इज स्टार्टिंग। अब आगे हमारे क्या क्या एस्पेक्ट बचे हैं, एक तो ब्रेकिंग और एक स्पीड कंट्रोल। ठीक है, उनकी बातें आगे करेंगे। थैंक यू।